पाकिस्तानियों की तवज्जो का मरकज बनने वाला इटली। बताया गया है कि यहाँ पर तकरीबन 3 लाख से जायद जो हैं पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो कि गुज़श्ता क्या में पाकिस्तान बाद तकरीबन 30 सालों के दौरान यहाँ पर आबाद हुए हैं। और यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर पहुँचने वाले और इसके साथ खास तौर पर गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके इटली जाने की कोशिश करने वाले जो अफराद पाकिस्तानी हैं, पिछले 10 साल में इस समंदर में 21,000 अफराद जो हैं अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। गुज़श्ता 10 सालों के दौरान 21,000 पाकिस्तानियों की हलाकत के वाक़यात जो हैं इटली में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होते हुए जहाँ भाग हुए हैं। इनकी तादाद में आए रोज इजाफा हो रहा है। चंद रोज कबल भी पाकिस्तानियों की एक कश्ती को सानहा पेश आया और इस कश्ती में भी डूबकर जहाँ भाग होने वालों की तादाद काफी ज्यादा बताई जाती है, जिसमें खासतौर पर अफगानियों की तादाद भी तकरीबन 80 बताई जाती है, जिनमें कुछ खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अब ये जो समंदर है, अब इसको कब्रिस्तान भी कहा जा रहा है। दूसरी जानिब इस बात की एक तस्दीक हो चुकी है कि इस कश्ती में 16 पाकिस्तानी बच गए हैं, जिनका इस वक्त जो है वह मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज भी जारी है। और कुछ जो हैं उनको अटालियन जो एजेंसीज हैं और जो पुलिस है, उन्होंने अपनी हिरासत में भी ले रखा है। अटालियन एजेंसीज को कुछ ये भी शक है कि शायद इनमें कुछ ऐसे लोग भी बच जाने वालों में शामिल हैं, जो कि शायद एजेंट्स और इंसानी स्मगलिंग का हिस्सा भी हो सकते हैं। जो पाकिस्तानी 16 अफराद बच गए हैं, इनका तल्लक गुजरात, गुजरावाला, मालाकंड, हाफिज आबाद से बताया गया है। और बच जाने वालों ने यह भी बताया है कि हमारे 4 साथी लापता है। अभी हमें उनके बारे में कुछ भी इल्म ना हो सका है। इस सिलसिले में मजीद जो है तहकीकात की जा रही है। पाकिस्तानी एक नौजवान जो है हसनैन, जिसका तल्लक गुजरात के इलाका दुल्लावाला से है, डिंगा रोड पर रहायशी। इसका जो वालिद है आरफ चौहान, जो कि जमींदारी करता है, तो उसका कहना है कि एजेंट के साथ हमारी बात हुई थी। मेरा बेटा 1 साल पहले हसनैन जो है दुबई में मुकीम था और दुबई से किसी एजेंट के जरिए ही उसकी बात हुई, तो वो उसने उसे लीबिया आने का कहा। हसनैन दुबई से लीबिया चला गया और लीबिया से एजेंट से हमारी बात हुई थी कि वो सिर्फ 28 अफराद को कश्ती में सवार करके इटली पहुंचाएगा, मगर उसने लालच में आकर 28 अफराद की बजाय एक लकड़ी की कश्ती, जिसमें उसने 150 अफराद को सवार किया, और आखिरकार ये 150 अफराद की कश्ती जो है इटली के साहिल के करीब हादसा का शिकार हो गई, जिसमें हमारा हसनैन भी जा भाग हो गया। हसनैन की नाश की शनाख्त हो चुकी है और आरिफ चौहान का कहना है कि खुदारा हमारे बेटे की लाश जो है उसे वापस लाया जाए। तकरीबन इस वक्त जो है 40 अफराद जो हैं जिनकी पाकिस्तानियों की लाशों की शनाख्त वहां पर कर ली गई है। एक दूसरी जानिब ये भी इतलात हैं कि तकरीबन जो है 15,000 पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने गैर कानूनी तौर पर 1 साल के अंदर इटली में दाखिल होने की कोशिश की है। और तकरीबन जो है गैर कानूनी स्मगलिंग करने वाले 1,000 एजेंट्स जो हैं 1 साल के दौरान उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। इंसानी स्मगलिंग का सिलसिला किसी सूरत भी रुकने को तैयार नहीं है। अब इटली का जो शहर है क्रोतेनिया, वो इस सानहा का मरकज बना हुआ है। वहां पर अब इतनी लाशें पड़ी हैं, या इससे पहले जितने पाकिस्तानी वहां पर जाँ बाग हो चुके हैं, जिनकी तादाद पिछले 10 सालों में 21,000 बताई जाती है। अब इटली के साहिल समंदर के जो शहर हैं, यहाँ पर गैर कानूनी तारकीन वतन जो मारे जाते हैं, उनको दफनाने के लिए जगह भी बाकी ना बची है। वहाँ एक मुसलमान इमाम भी मौजूद होता है और अक्सर वहाँ ही नमाज जनाजा अदा करके दफना दिया जाता है, जो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करते हुए मारे जाते हैं। अब इटली में भी ये बहस छिड़ गई है और वहाँ जो है सियासतदान और ख़ासतौर पर जो अरकान असम्बली हैं, इटली की पार्लियामेंट में ये बात बहस हो रही है कि इटली की इमिग्रेशन जो है इतनी सख्त क्यों है। इटली की इमिग्रेशन को नरम किया जाए ताकि जो पाकिस्तानी और अफगानी या दूसरे जो गरीब ममालिक के लोग गैर कानूनी तौर पर
یہاں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، ان کی اموات میں کمی لائی جا سکے۔ تاہم اس میں مختلف موقف جو ہے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانیوں کی جو ہلاکت ہوئی ہے اس کشتی کے سانحہ میں، ان کی تعداد بھی 80 بتائی جاتی ہے۔ 80 افغانیوں میں جو تھے جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے۔ ایک ایسا بچہ بھی شامل تھا جس کی عمر 10 سال ہے، اور اس کے خاندان کے 10 افراد اس کے سامنے ہی اس کشتی کے سانحہ میں ڈوب کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ پاکستانیوں کی تعداد میں خاص طور پر غیر قانونی طور پر اٹلی اسپین میں داخل ہوتے ہوئے مارے جانے کی واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ضلع گجرات کے رہائشی 5 نوجوانوں کی ہلاکت کی تصدیق ان کے گھر والوں نے بھی کر دی ہے۔ تاہم بتایا جاتا ہے کہ شاید ضلع گجرات کے رہائشی نوجوانوں کی مجموعی تعداد 28 ہے، مگر اس کی تصدیق نہ ہو سکی ہے۔ ابھی صرف 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ ابھی تک ان پیاروں کی لاشیں بھی ابھی تک یہاں نہ پہنچ سکی ہیں۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ہم نے 3 ایجنٹوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں منگوال کا زاہد سیارہ اور اس کے ساتھ سرائے عالمگیر اور ٹوکلا سے راجہ راہیل اور سفیان کی گرفتاری شو کی گئی ہے۔ مگر دوسری جانب جب جو متوفی نوجوان ہیں ان کے اہل خانہ سے ہماری بات ہوئی، ہم ان کے گھروں میں پہنچے تو انہوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے ایجنٹوں کے کچھ اور نام بتائے تھے، اور ہم بڑے پریشان اور حیران ہوئے کہ ان کی تصدیق نہ ہو سکی۔ جبکہ دوسری جانب جو ہے گجرات کا جو پاسپورٹ آفس ہے، یہ بھی اب توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی روزانہ صبح سویرے ہی 7 بجے پاسپورٹ بنوانے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پر پہنچ جاتی ہے، جن میں خواتین، بچے، خاص طور پر نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر پاسپورٹ آفس کے باہر ہی جہاں پاسپورٹ بنوانے کے لیے ایجنٹ موجود ہوتے ہیں، وہاں ہی انسانی سمگلرز کا نیٹ ورک بھی پایا جاتا ہے، اور وہاں ہی لوگوں کو یہاں پر ورگلایا جاتا ہے کہ آپ کس ملک میں جانا چاہتے ہیں، اور وہیں سے ان کی بکنگ بھی کر لی جاتی ہے۔ تاہم اس کی کوئی تصدیق تو نہیں ہو سکی، تاہم اس طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ یقیناً اس سلسلہ میں ایف آئی اے کو خاص طور پر جو ہے پاسپورٹ آفس کے باہر ایک گرینڈ آپریشن بھی کرنا چاہیے، اور دوسری جانب جو ہے ضلع گجرات میں اور خاص طور پر اس کے ساتھ کچھ علاقوں میں ایسے گاؤں ہیں کہ جہاں کے تقریباً 80 سے 90% لوگ جو ہیں بیرون ملک موجود ہیں، جن میں ضلع گجرات میں پوران ایک گاؤں ہے جہاں کے تقریباً 80 سے 90% لوگ باہر ہیں، اور اس کے ساتھ جلال جٹاں کا سرحدی علاقہ جہاں سے سیالکوٹ کی سرحد شروع ہوتی ہے شہباز پور روڈ پر، وہاں پر بھی ایک گاؤں بکڑے والی ہے، یہاں کے 90 سے 95% لوگ باہر بیرون ملک ہیں۔ بکڑے والی کے لوگوں میں ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ زیادہ تر لوگ وہ شامل ہیں کہ جو ڈنکی لگا کر غیر قانونی طور پر ہی اٹلی، اسپین، امریکہ اور دیگر علاقوں میں پہنچے تھے، اور کوئی ایسا مشکل ہی نوجوان تھا اس گاؤں کا کہ جو ڈنکی لگا کر یہاں پر نہ پہنچا ہو۔ اس سلسلے میں کچھ ایجنٹوں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے۔ ایک ایجنٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں یہ سب سے اب آسان کاروبار بن چکا ہے، اگر آپ کے 2-3 بھائی بیرون ملک ہیں تو آپ ایک ایجنٹ کا روپ بھی داز سکتے ہیں، اور آپ اچھے خاصے لاکھوں کروڑ روپے کما سکتے ہیں۔ یہ بھی بات سامنے آئی کہ ایجنٹی کا کام کرنے والے جو ہیں چند سالوں میں ہی کروڑ پتی اور بعض تو ارب پتی بھی بن گئے۔ ضلع پوجٹا سے ہی ایک ایسا ایجنٹ جو کہ پہلے ایک بس کا کنڈکٹر تھا، وہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی بن گیا، اور اس کے ساتھ بے شمار لوگ جو بالکل معمولی سا کام کرتے تھے اور جن کی آمدن صرف ہزاروں میں تھی، اب وہ لاکھ پتی اور کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ ڈنکی لگانے والے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اب جو ہے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جب تک خاندان کا ایک شخص بیرون ملک موجود نہ ہو، آپ کبھی ترقی معاشی طور پر نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے ایم اے کیا، بی اے کیا، اس سے بھی زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، حتیٰ کہ آپ نے نوکری بھی حاصل کر لی، مگر اس کے باوجود آپ کے حالات نہیں بدلتے۔ جبکہ دوسری جانب ایک ان پڑھ یا 8 یا 10 پڑھا لکھا شخص جو ہے
वो किसी तरीके भी गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने में अगर कामयाब हो जाता है, तो फिर ये देखा गया है कि उसने 2 साल या 10 साल या 5 साल अगर लगा लिए, तो एक कोठी भी उसने तामीर कर ली, उसने अपने बहन भाइयों की शादियां भी कर ली, और हत्ता कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका मुस्तकबिल भी महफूज कर दिया। रिज़्क की तलाश में हर शख्स निकलता है। हिजरत तो परिंदे भी करते हैं, और यकीनन रिज़्क की तलाश में निकलने वालों के हवाला से वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद गैर कानूनी तौर पर करार दिया जाता है, और यकीनन किसी भी मुल्क की सरहद पार करना यह गैर कानूनी ही होता है। मगर इस सिलसिले में अब हुकूमत को भी रोल अदा करना चाहिए कि मुस्लिम ममालिक के साथ पाकिस्तानियों को वहां पर ले जाकर बसाने और उनकी जिंदगी में बेहतर लाने के लिए कोई मुआहदे किए जाएं। इस सिलसिले में आखिर में एक एजेंट से हमारी बात हुई, तो हमने उससे पूछा कि क्या लोग आपसे नफरत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको हीरो मानते हैं, मसीहा मानते हैं, या विलन मानते हैं। तो हैरान कुन तौर पर उसने जवाबात दिए, और उसका कहना था कि लोग हमसे नफरत नहीं करते, हम मारना ही हमारा सोशल बाइकाट करते हैं। पाकिस्तान में तो मंशियात फरोशों का भी लोग बाइकाट नहीं करते। हत्ता कि जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने वाली जो खातून है, या उसके साथ काम करने वाले दलाल, वो भी पाकिस्तानी माशरे में इसी तरह जीते हैं जिस तरह आम लोग जीते हैं। लोग उनके घरों में आते हैं, वो लोगों के घरों में जाते हैं, और जो खास तौर पर इंसानी स्मगलिंग का काम करता है, इसके साथ तो तल्लुकात बनाने की लोग बड़ी कोशिश करते हैं। और खास तौर पर यह भी उनका कहना था कि बाज़ औक़ात वो बंदों को घेर कर हमारे पास लाते हैं, और हमारे साथ ऐसा मुआहदा भी करते हैं या कोशिश करते हैं कि हम इससे आपको पैसे लेके देंगे, 10 लाख, 22 लाख, 28 लाख, 30 लाख, तो हमारा हिस्सा दरमियान से रख लीजिएगा। एजेंटों की एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इंसानी स्मगलिंग में। न सिर्फ पाकिस्तानी, बल्कि शायद दुनिया को कोई ऐसा मुल्क हो, खास तौर पर जो मुबालक खुशहाल हैं, वहां भी पाकिस्तानियों का नेटवर्क है, और वहां के लोग भी, पाकिस्तानियों के अलावा गैर मुल्की लोग भी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। पुकार न्यूज से मैं हूं आकाश नियाज।